नमस्कार दोस्तों, हम बिहार स्पेशल की क्लासेस देख रहे थे। बिहार स्पेशल की क्लासेस जो आगामी बिहार के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे 71th बीपीएससी हो या बिहार एसएससी या कोई भी बिहार का एग्जाम होता है जो बीपीएससी करवाता है या बिहार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, उसके लिए बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ सारे स्टेट में लागू होती है। यूपी का अगर पढ़ना है तो यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ता है, राजस्थान पढ़ना है तो वहाँ का स्पेशल पढ़ना पड़ता है। सारे स्टेटों में ये लागू होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बिहार का जो शुरू किया बिहार स्पेशल, उसमें मैंने पहले जो बिहार की हिस्ट्री होती है वो वाला पोर्शन आपको करवाया। उसके बाद मैंने बिहार की ज्योग्राफी करवाई, सब कुछ एक एक पॉइंट कवर करवा दिया। उसके बाद कुछ चीजें बचती नहीं है। बिहार ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, उससे कुछ भी नहीं बचता है जो मैंने ना करवाया हो। स्टैटिक जो पोर्शन होता है तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं आया बिहार की जो राज्य व्यवस्था होती है, जो पॉलिटी होती है, उसको कवर करवा रहा था। तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें ये बताया आपको कि बिहार के सरकार जो बिहार की सरकार या किसी भी सरकार के जो अंग होते हैं, जो राज्य सरकार होती है या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, वो सब चीजें मैं बता रहा था। तो इस वीडियो में जो मैं बताया था, उसमें ये बताया था पिछले वीडियो में कि कार्यपालिका क्या होती है। उसमें फिर राज्यपाल के विषय में बताया, फिर मुख्यमंत्री के विषय में बताया मैंने, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये सारी चीजें बताई। फिर विधायिका के बारे में, जो विधान परिषद है, विधानसभा है, वो सारी चीजें बताई आपको। फिर न्यायपालिका के विषय में मैंने बताया। और फिर बिहार का जो प्रशासनिक विभाजन है वो मैं आपको बता रहा था। उसमें मैंने 5 स्तर बताए कि डिवीजन होता है, जिला होता है, सब डिवीजन होता है, ब्लॉक होता है, विलेज मतलब कि ग्राम पंचायत स्तर होता है, और उसके बाद गांव होते हैं। जो किसी विलेज प्रशासन का मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि एक गांव के गांव पंचायत के अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंदर कई छोटे छोटे गांव होते हैं, जिसको हमारी तरफ पुरवा बोल देते हैं यूपी में। तो उसी तरीके से होता है कि एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई गांव होते हैं। तो टोटल गांव मिला के बिहार में अगर देखें तो 39,39,073 गांव होते हैं मतलब कि बिहार में। तो ये हम बिहार का प्रशासनिक डिवीजन पढ़ रहे थे। उसी में पढ़ते हुए मैंने आपको ये बताया था कि एक एक चीज देखेंगे, और वो बता रहा था मैं डिवीजन। तो डिवीजन के बारे में बताते हुए आज की चीजें मैं शुरू करूंगा। देखो, डिवीजन जो है बिहार में वो कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, 9 डिवीजन है, जिसको मंडल बोलते हैं। और इसी का जो हेड होता है उसको बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर, जो प्रमंडल का आयुक्त होता है। मैं यहाँ पे जो बिहार का प्रशासन कैसे गवर्न होता है ना, वो सारी चीजें बता रहा। और जो डिवीजन लेवल पे, उसके बाद जिला लेवल पे, क्योंकि आप ऊपर के लेवल पे, राज्य लेवल पे चीजें समझ चुके हो। और ये सारा जो अगर आप समझ जाते हो, बिहार का जो प्रशासनिक विभाजन है, इन सबको जो हेड करता है वो होता है सचिवालय, और इसका जो मुख्य होता है सचिव होता है। फिर यही सीएम को और राज्यपाल को सारी चीजें बताता है। तो ये स्तर बता रहा था प्रशासनिक विभाजन में, क्योंकि पॉलिटी में यही सब चीजें तो पढ़नी होती है। आओ देखो, जो डिवीजन 9 है बिहार में, उसमें देखो 19 डिस्ट्रिक्ट, बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। 19 डिस्ट्रिक्ट ऊपर, 19 डिस्ट्रिक्ट नीचे, बीच में गंगा नदी है। इसी तरीके से बिहार को बांट के देखा जाता है। 5 डिवीजन, टोटल 9 डिवीजन है। 5 डिवीजन ऊपर है नॉर्थ बिहार में, और 4 डिवीजन नीचे हैं दक्षिणी बिहार में। ये सारी चीजें मैं ज्योग्राफी क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीजें बसी रहें। 5 डिवीजन कौन से हैं? सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है। ये नॉर्थ बिहार के 5 डिवीजन है। साउथ बिहार के पास जो 4 डिवीजन है, कौन कौन से हैं? पटना है, मगध है, मुंगेर है और भागलपुर है। सबसे बड़ा जो डिवीजन है दोस्तों, वो है तिरहुत डिवीजन। और जो सबसे छोटा डिवीजन है या मंडल है, वो कौन सा है? भागलपुर है। इनमें कौन कौन से जो जिले आते हैं वो आपको याद करना है। मैं पिछले वीडियो में या जो मेरा ज्योग्राफी का वीडियो बता चुका हूँ। जैसे सारण में कौन कौन आता है? गोपालगंज, सिवान, सारण, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तिरहुत में कौन कौन आता है? तिरहुत में आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर ये मुजफ्फरपुर, वैशाली। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं तिरहुत में? सीतामढ़ी और शिवहर। इस तरीके से आपको याद करना है। दरभंगा जो डिवीजन है उसमें कौन सा? इसको एमडीएस से याद रखना है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी डिवीजन को एसएमएस से याद करना है। कोसी में तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। इस तरीके से आपको याद करना है। जो पूर्णिया है इसको एके पीके से याद करना है। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये आपको याद कर लेना है। पटना में आओ, पटना में कितने, मतलब कि जो पटना डिवीजन है इसमें कुल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट है। पटना डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं देखो, तो इसमें है, पटना में कौन कौन से हैं जिसको बोला जाता है पटना में, 1 मिनट,
पटना डिवीजन में देखो यहाँ पे कैमूर है, रोहतास, ये नीचे वाले हो जाते हैं, कैमूर रोहतास हो गया। दूसरा है भोजपुर बक्सर हो गया, और ये कौन से होंगे, पटना हो गया और नालंदा हो गया। तो कैमूर रोहतास भोजपुर बक्सर पटना नालंदा। इसी के बाद आ जाओ मगध में, मगध में कौन से हैं, देखो ए से क्या हो गया, अरवल और औरंगाबाद। जी से क्या हो गया, गया। जे से हो गया जहानाबाद, और एन से हो गया नवादा। तो ये आपको याद रखना है। मुंगेर में कौन कौन से वो हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट हैं। बी से क्या हो गया, बेगूसराय। के से क्या हो गया, बे से बेगूसराय। और के से क्या हो गया, के से वहां पे क्या बनता है, खगड़िया बनता है ना, के एस से, हाँ। तो खगड़िया हो गया, लखीसराय, फिर उसके बाद मुंगेर। और एस से शेखपुरा, जे से जमुई, और भागलपुर में बांका और भागलपुर। ये मिला के टोटल जो बिहार के प्रमंडल है वो बनते हैं। तो ये आप चीजें समझ चुके हो। इनके बाद इन्हीं प्रमंडल को जिलों में बांट के इनका प्रशासन किया जाता है। इन प्रमंडल का जो हेड होता है उसको मैंने बताया आपको डिविजनल कमिश्नर बोला जाता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये किसी को जल्दी याद नहीं होता, लेकिन बार बार करने से याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद जिला प्रशासन में आते हैं, क्योंकि हमने मंडल का प्रशासन देख लिया, राज्य के स्तर पे चीजें देख ली, फिर मंडल के स्तर पे देख लिया, अब जिले के स्तर पे देख लिया, जिले में फिर गांव के मतलब कि जो ब्लॉक के स्तर पे देख लें, उसके बाद गांव के स्तर पे देख ले, तो हमारा पॉलिटी पूरा सा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जिला स्तर पर प्रशासन देखो, जिला स्तर का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसका जो हेड होता है वो डीएम होता है। 1970 के दशक में इसी जिलाधिकारी जो डीएम होता था, इससे जो विकास कार्य है ना, इनको पृथक करके एक नए पद का सृजन किया गया, जिसको बोला गया जिला विकास पदाधिकारी, डीडीसी। और इस पद के सृजन के बाद जो मतलब विकास कार्य है उसको दे दिया गया। तो जिला स्तर पे जो विकास कार्यों का प्रशासन करता है वो डीडीसी होता है। 2 अक्टूबर 18 मतलब 1981 को जिला प्रशासन में विधि व्यवस्था को विकास कार्यों से अलग कर दिया। मतलब विधि व्यवस्था वाला काम अलग कोई अधिकारी मतलब चीज जो बॉडी देखेगी, और जो विकास कार्य सिर्फ बचेगा उसको डीडीसी देखेगा। 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपको पता ही है, अरवल है। 2001 में इसको जहानाबाद से अलग किया गया है। तो ये जिला स्तर पे चीजें हो गई। स्थानीय स्वशासन, ये बिहार में बहुत ज्यादा सवाल इससे बनता है, तो अब हमको इसको कवर करना है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन में 2 तरीके की बॉडी होती है, एक तो गांव स्तर की जो बॉडी होती है और एक शहर की बॉडियां होती हैं। तो दोनों चीजें हमको देखनी है, ठीक है। देखो 73वां जब संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ऐसा नहीं कि पंचायतें पहले नहीं होती थी, लेकिन 73वां संविधान संशोधन ला के पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इसी तरह 74वां ला के जो शहरी निकाय होते हैं उनको दर्जा दे दिए गए। और इसी को आधार मानकर 1993 में बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, जिसको बीएसपीआर एक्ट बोलते हैं। और इसी के तहत ये 73वां जो संविधान संशोधन है इसको बिहार में लागू किया गया, और मतलब कि पंचायती राज को लागू कर दिया गया। और इसी में ये कहा गया कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें भी ये प्रावधान दे कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। एक और एक्ट पहले बनाया गया था, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट। ये कब बनाया गया था, 2 अक्टूबर 1963 को। कभी आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए पूछ ले तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको याद रखना है। 8 अप्रैल 2006 से बिहार ने क्या किया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम संशोधित करते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया। वो बीएसपीआर था, ठीक है, और ये बिहार पंचायती राज बीएपीआर है, ठीक है। इसमें ये किया गया कि जो आरक्षण है ना वो महिलाओं को 50% कर दिया गया, जो पहले 1/3 था। और इसमें ये भी कहा गया जो अति पिछड़ा वर्ग है ना इसको 20% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, जो 2006 के जो बिहार पंचायती राज अधिनियम था इससे, ठीक है। और इसी में ये बोला गया, ये पहले भी था, लेकिन त्रिस्तरीय संरचना जो होती है बिहार में कौन कौन सी होगी, त्रिस्तरीय जो पंचायत की संरचना होगी उसमें गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जिसका हेड जो होगा मुखिया होगा, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। पंचायत जो समिति होगी उसका जो हेड होगा जो ब्लॉक लेवल पे उसको बोला जाता है ब्लॉक प्रमुख होगा। और जिला परिषद जो जिला लेवल पे होगी बॉडी, उसका जो अध्यक्ष होगा वो जिला अध्यक्ष होगा। इस तरीके से ये बताया गया। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज का पूरा सिस्टम वो कैसे काम करता है, देखो जो पंचायत है छोटे लेवल पे, सबसे गांव के लेवल पे, वहां पे देखो एक तरफ हम सरकार की बॉडी देखेंगे, उधर एक तरफ जनता के प्रतिनिधि देखेंगे। जनता के प्रतिनिधि का मतलब है कि जो हमारे वहां के मुखिया होते हैं,
जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, ये सब जनता के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये चुन के जाते हैं, ये अस्थायी होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, या जो भी टर्म दिया जाता है उसके लिए होते हैं। और उसी जिले में सरकार की तरफ से कौन सी बॉडी काम करती है, उसी स्तर पे ये भी समझना हमको जरूरी है। तो गांव के स्तर पे देखो, ग्राम पंचायत में जो सरकार की तरफ से काम करता है आदमी, सरकारी आदमी होता है, वो ग्राम सेवक होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ गए। उसी तरीके से जो पंचायत स्तर पे मुखिया होते हैं, ये कौन होते हैं? अस्थायी होते हैं, 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ग्राम पंचायत भी एक व्यवस्था होती है, उसमें ग्राम सभा होती है, ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल, ये सब क्या होते हैं मैं सब बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ गांव के लेवल पे कौन कौन लोग होते हैं जो गांव का प्रशासन चलाते हैं। तो राजनीतिक लोग कौन से होते हैं? मुखिया होते हैं, ग्राम सभा होती है, ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल, और उसी स्तर पे जो सरकार की तरफ से नियुक्त होता है वो ग्राम सेवक और पंचायत सचिव लोग होते हैं। ये आपको गांव के स्तर पर देखने को मिलेगा। ब्लॉक स्तर पे देखो, बीडीओ होता है और बीपीआरओ होता है, ये सरकार की तरफ से होता है ब्लॉक लेवल पे। और उधर जो पंचायत की तरफ से, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे जो सरकार जनता का प्रतिनिधि होता है, जो जनता से चुन के जाता है, वो ब्लॉक प्रमुख होता है। अब देखो, इसको भी बीडीसी चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जनता ही चुनती है। तो इसको भी अभी बताऊंगा सारी डिटेल। अभी बस जान लो कि ब्लॉक लेवल पे हेड कौन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से और जनता की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा हेड होता है? जिला अध्यक्ष होता है, जनता की तरफ से, और जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिसको मैंने अभी बताया कि डीडीसी होता है। तो बिहार में इस तरीके से संरचना है, ये आप समझ गए। अब चलो इसके बाद डिटेल में सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखो, जो ग्राम पंचायत होती है, उस बिहार में वो किस तरीके से वहां पे चुनाव होता है, या क्या उसकी विशेषताएं होती है, वो सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में निपटा दूंगा। और ये सब दिमाग में रखे रहोगे ना, तो पॉलिटी के लिए फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा भले डिटेल है, लेकिन इसको आप दिमाग में रखे रहो, क्योंकि कितना भी डिटेल हो, आधा घंटे में तो वीडियो बन ही जाना है। ठीक है, देखो, ग्राम पंचायत में के लेवल पे आप क्या समझते हो कि 7,000 अगर किसी क्षेत्र की जनता है, तभी वहां पे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। मतलब ये एक क्राइटेरिया है कि कम से कम वहां की जनता जो है वो 7,000 होनी चाहिए। ये ग्राम पंचायत के लेवल पे बता रहा। जो जो मतलब मुखिया का चुनाव होता है, वहां पे प्रत्येक 500 की आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। यही सारे सदस्य जो जब आप प्रधानी का चुनाव मतलब कि देने जाते हैं मुखिया का, तो ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य होते हैं, उनका भी चुनाव करना होता है, उनको भी वोट देना होता है। हर वार्ड मेंबर की तरफ से तरह होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ग्राम जो वो 500 पे एक चुने जाते हैं, और 7,000 पे मुखिया चुना जाता है। ठीक है, इसी जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है वो मुखिया होता है। ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा चुना जाता है। और इसी को मतलब कि सहायक के रूप में एक मुखिया होता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये जो उप मुखिया होता है, अगर मुखिया न रहता है, मुखिया नहीं है, या मुखिया किसी कारण से हट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये उप मुखिया काम करता है। लेकिन उप मुखिया मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकता है। अगर उसके बाद भी जो मुखिया नहीं है, तो फिर बिहार में मतलब कि पंचायत का चुनाव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समानता जो मुखिया और उप मुखिया होता है, इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जैसे सारे मतलब कि पंचायत के, मतलब कि जैसे यूपी का हो, कहीं का भी हो, इसी तरीके से चुनाव होता है, चाहे बिहार का हो चाहे यूपी का हो। ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा कौन होती है? गांव की वोटर लिस्ट में जो मेंबर होते हैं, जो 18+ या जिनको वोट देने का अधिकार होता है, वो सभी गांव के मतलब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अगर ये विश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, तो जो वहां का डीपीओ होता है, डीपीओ कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जो होता है, उसकी अध्यक्षता होगी, और उस मुखिया को हटाया जा सकता है अगर ग्राम सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो। ठीक है, और ये जो बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक होती है, और बैठक के लिए कम से कम 50% जो सदस्य हैं ग्राम सभा के, वो होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके लिए ये गणपूर्ति होती है। मुखिया अगर चाहे तो विशेष बैठक बुला सकता है, 1/3 मेंबर को बुला के एक विशेष बैठक बुला सकता है। बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार जरूर होगी, ये कहा गया है। और ये मुखिया जो होता है, ये अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? अगर चाहे तो ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो ऑफिसर, जो डीपीओ होता है, उसको अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो ये ग्राम पंचायत के विषय में मैंने सारी जानकारी बता दी आपको। और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा मतलब गांव के जो लोग, जो वोटर लिस्ट में लिस्टेड लोग होते हैं। गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत प्रत्येक ग्राम सभा का जो सदस्य होता, मतलब कि प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो उन्हीं नागरिकों से मिलकर गांव की सभा बनती है, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं। बैठक की अध्यक्षता वही करेगा, मुखिया, और नहीं है तो उप मुखिया कर देगा। गणपूर्ति सदस्यों मतलब कि बैठक होती हेतु अगर कुछ चाहिए, तो कम से कम 120 1/20 का मतलब है कि 20वें भाग, वो जो गांव के
जो वोटर लिस्ट में लोग हैं कम से कम उसका 20वां भाग लोग उपस्थित हो, तभी उसकी बैठक मतलब कि हो पाती है। 2 ग्राम सभा के बीच का समय बैठक का मतलब कि मैक्सिमम 3 महीने होना चाहिए, कि अगर 3 महीने के अंदर एक बैठक तो कम से कम हो जानी चाहिए गांव सभा की। ये बताया गया है, ये प्रावधान किया गया है। भले इन सबसे सवाल ना पूछे, लेकिन इनको आपको अपने नोट्स में रखना है, तब आपको तब की जब जिससे ये हो कि आपको भरोसा हो कि आपका पॉलिटी वाला सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है। अब ग्राम कचहरी देखो, 2007 में नियमावली बनाई गई, उसके तहत ग्राम कचहरी की भी व्यवस्था की गई। ये क्या करता है, ग्राम पंचायत के लेवल पर न्यायिक जो कार्य होते हैं ना, उसका चुनाव मतलब कि वो सब काम ये देखता है। हेड कौन होता है, इसका सरपंच होता है। उधर मुखिया होता है, मुखिया अलग है, सरपंच अलग है। इसका चुनाव भी पंचायत के जो मतदाता होते हैं उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल भी इसका होता है 5 साल। त्यागपत्र ये भी डीपीओ को ही दे सकता है। उप सरपंच बनाया जाता है, इसका कार्यकाल भी उप मुखिया जैसा रहता है, कि अगर सरपंच नहीं है तो उसकी जगह काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है। 1,000 रुपए जुर्माना लगाने का इनका ग्राम कचहरी जो होती है इनको अधिकार होता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव की नियुक्ति की जाती है। इनकी कर्तव्यों के लिए एक विधि स्नातक को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है। कि मान लो ऐसा होता है कि बहुत सारा जो गांव के जो सरपंच चुन गए उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि पढ़े लिखे होने का क्राइटेरिया तो है नहीं। अब एक लोकतंत्र में ये क्राइटेरिया हो भी नहीं सकता है। ठीक है। तो उनके लिए एक सहायक के रूप में एक विधि स्नातक को न्यायमित्र की रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। ग्राम सचिव, गांव का जो सचिव होता है वो भी आप समझ गए। ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है। ग्राम रक्षा दल किनको बनाया जाता है, कि मुखिया द्वारा बहुत सारे लोगों को ये नियुक्त किया जाता है कि तुम ग्राम की रक्षा करोगे, तो ये नियुक्ति मुखिया खुद कर सकता है। इसका जो हेड होता है उसको दलपति कह दिया जाता है। ये आप समझ गए, ये गांव के लेवल पे चीजें होती हैं। ये मतलब कि सारा कुछ मैंने बता दिया, जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि फास्ट रिवीजन वाली क्लास है। 1 घंटा इसी पे बताता रहो तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है। अब आओ ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे जो समितियां होती है जो उनको बोलते हैं, या जो व्यवस्था काम करती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। ठीक है। तो ये किस स्तर पे काम करती है, ब्लॉक के लेवल पे काम करती है। बीडीओ इसका अधिकारी होता है या बीपीआरओ होता है। ठीक है। अब प्रत्येक प्रखंड में ये जो पंचायत समिति होती है, देखो जब मुखिया का चुनाव होता है उस समय बीडीसी का चुनाव होता है। जो मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना, उनका चुनाव होता है। और यही बीडीसी आगे चल के एक मतलब कि अपने में से ही एक मुखिया का चुनाव करते हैं, या एक मेन आदमी का चुनाव करते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लॉक प्रमुख। जो ब्लॉक का प्रमुख होता है, इसमें जो नॉर्मल इंसान होता है या ग्राम सभा का सारे सारे मेंबर वोट नहीं देते। ग्राम सभा में जिनका चुनाव मतलब कि बीडीसी का चुनाव जो मतलब कि करते हैं लोग, और यही बीडीसी फिर एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो इस पंचायत समिति के लेवल पे एक ग्राम प्रमुख होता है। और इसी प्रखंड लेवल पे जब बैठक होती है, तो इसमें जिला परिषद मतलब कि ये जो पंचायत की समितियां होती है, ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी की तरह काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद ग्राम है। तो ब्लॉक लेवल दोनों के बीच में काम तो कर ही रहा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रखंड में ग्राम पंचायतों के जो मुखिया होंगे, जो उस क्षेत्र का विधायक होगा, सांसद होगा, पंचायत समिति के सदस्य होंगे, अगर किसी तरीके की बैठक होती है तो ये सब लोग उसमें भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक जो है बीडीसी सदस्य का चुनाव किया जाता है। और यही बीडीसी सदस्य आगे चल के जो मतलब कि ब्लॉक प्रमुख होता है उनका चुनाव करते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। 2 माह में कम से कम एक बैठक इनकी होती है, जो ब्लॉक प्रमुख या पंचायत समिति की। तो आप ये समझ गए। अब देखो जिला स्तर पे आओ। पंचायत की, गांव की लेवल की बात बता दी मैंने, ब्लॉक की बात बता दी, अब जिला स्तर पे आओ। स्थानीय प्रशासन की यह सबसे बड़ी इकाई होती है। देखो जिला पर जब चुनाव होता है तो एक चुनाव मतलब कि एक पर्चा, या कभी आपने देखा होगा कि इसका चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य का। जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, इनका चुनाव लोग करते हैं। और यही जिला पंचायत सदस्य करके, जिस तरह बीडीसी का चुनाव आपने किया, और वही बीडीसी के जो लोग होते हैं, जो बीडीसी मेंबर बन जाते हैं, वो फिर जाके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसी तरीके से एक चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य का। और यही जिला पंचायत सदस्य आगे चल के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं अपने में से। तो इसका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है। और प्रत्येक 50,000 की आबादी पर एक सदस्य चुना जाता है, जिला पंचायत सदस्य। और 5,000 की आबादी पे बीडीसी चुना जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यही आगे चल के किनका मतलब कि निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। निर्वाचित सदस्य स्वयं के बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अपने ही बीच से, मतलब कि वो भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो जिला पंचायत सदस्य ही होगा, लेकिन अपने में से ही एक सदस्य को चुन लेते हैं, एक अध्यक्ष बना देते हैं, एक उपाध्यक्ष बना देते हैं। और जब इस तरीके की कोई बैठक होती है जिला पंचायत की उस जिले में, तो उस जिला पंचायत के समितियों के जो प्रमुख होते हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो गया, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, ये सब शामिल होकर बैठक करते हैं। ठीक है।
जिला परिषद के 4 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो जिला परिषद हो गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, स्थायी समितियां हो गए और जिला विकास पदाधिकारी। ये सब होते हैं जिला परिषद के अंग। ठीक है, ये सब बैठक करते हैं और जिले के विकास के लिए काम करते हैं। वर्ष में 4 बैठकें इसका आयोजित करने, मतलब कि जिला परिषद की जो बैठक है कम से कम साल भर में 4 बार होनी चाहिए। और 3 माह, इसका मतलब है कि 3 महीने में कम से कम एक बार जरूर हो जाए। ये नहीं कि तुम 4 दिन के अंदर 4 बैठक कर लिए, नहीं, 3 महीने में एक बार हो कम से कम, और साल भर में 4 बैठक जरूरी है। ठीक है। त्यागपत्र, ये जो सदस्य होते हैं, ये जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये सब किसको त्यागपत्र देते हैं? ये जो सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं, ये तो त्यागपत्र देते हैं अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है? जिला दंडाधिकारी होता है, ये उसको अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए जिला अधिकारी के सामने, जिला दंडाधिकारी के सामने, तो इसको हटाया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने, जो ग्रामीण प्रशासन होता है या जो पंचायती व्यवस्थाएं होती है गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और जो जिले के लेवल पे, मैंने सारी चीजें बता दी। अब देखो दूसरा प्रशासन जो होता है शहरी स्थानीय निकाय का प्रशासन। तो स्थानीय निकाय में पहला पार्ट पंचायती जो राज्य होते हैं उनका स्थानीय प्रशासन। अब कोई शहर है, वहां पे कैसे प्रशासन काम करता है, तो उसको बोलते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या शहरी स्थानीय स्वशासन। अब इसके विषय में देखो, जो ये व्यवस्था काम करती है ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था ही काम करती है। सबसे छोटे लेवल पे जो होते हैं उनको बोला जाता है नगर पंचायत। उसके बाद जो लेवल होता है उसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल। उसके बाद जो सबसे बड़ा लेवल होता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम। जैसे पटना जैसा शहर है, ये बड़ा शहर है, तो यहाँ पे क्या होगा? नगर निगम होगा। कोई छोटे शहर कस्बे होंगे, जो उनमें क्या होगा? नगर पालिका परिषद होगा। और जो प्रशासनिक बस्ती होगी, गांव तो नहीं होगी लेकिन गांव से बड़ी होगी, वहां पे नगर पंचायत होगा। तो ये मोटा मोटा क्राइटेरिया है। देखो क्राइटेरिया किस तरीके से बनाया जाता है। एक नियमावली 2007 में बिहार ने खुद स्पेशल बनाई है, लेकिन उससे पहले ये नियमावली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी स्टेट जो होता है वो अपनी अलग अलग नियमावली बना सकता है, क्योंकि पंचायत के विषय में जो प्रावधान है, या पंचायत या जो लोकल गवर्नमेंट, चाहे मतलब कि पंचायत वाली लोकल गवर्नमेंट हो या शहर की लोकल गवर्नमेंट हो, तो इन दोनों के विषय में जो कानून बनाने का हक है वो राज्य को है। ठीक है, तो वो राज्य अपने हिसाब से चीजें इसमें बना सकता है। 73वां संविधान संशोधन उसको ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई चीजें कर सकता है। ठीक है, तो जो नगर पंचायत है, जहां की आबादी 30,000 से लेके 1 लाख तक की होती है, वहां पे नगर पंचायत बना जाती है। ये एक प्रशासनिक बस्ती कह सकते हैं एक तरीके से। एक गांव तो नहीं होती, लेकिन गांव से थोड़ा सा बड़ी होती है आकार की, तो नगर के बराबर नहीं होता। गांव से बड़ा होता है लेकिन नगर के बराबर नहीं होता, थोड़ा सा छोटा ही होता है। जहां की आबादी 3 लाख से 1 लाख हो, जो मतलब कि एक तरीके से ट्रांजिशन फेज में हो, नगर पालिका बनने के मतलब कि करीब हो, तो उस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उनको नगर पंचायत बोल दिया जाता है। उससे जो बड़ी जगह होती है, जो बड़ा शहर होता है, जो कस्बे और छोटे शहर होते हैं, इससे मतलब नगर पंचायत से बड़े, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु नगर पालिका परिषद बनाई जाती है। और इनका गठन राजमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए एक्ट से हो सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। और जहां जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो, नगर पालिका के लिए 1 लाख से 3 लाख तक, और नगर निगम की जनसंख्या जहां 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, वहां पे नगर निगम बनाए जाते हैं। ठीक है, और यही नगर निगम के सदस्यों का चुनाव होता है। और यही निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य बनते हैं, यही अपने में से एक महापौर, एक उप महापौर गठित करते हैं, और इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। तो इस तरीके से जो नगर निगम की व्यवस्था है वो काम करती है। शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था इस तरीके से काम करती है। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। एक सवाल ये बनता है कि टोटल नगर निगम बिहार में कितने हैं, तो 19 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? पटना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट कौन सा? सहरसा 19वां बना है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन से हैं? पटना है, मुजफ्फरपुर है, आरा है, बिहार है, बिहार शरीफ है, पूर्णिया है, मुंगेर है, भागलपुर है, गया है, दरभंगा है, बेगूसराय, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, कैमूर और सहरसा। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा, क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक नहीं है ज्यादा। क्यों टाइम वेस्ट करूं, आपको 3 घंटा इसी में उलझाए रखूं? जल्दी जल्दी से रिवीजन करो, याद करने की चीजें हैं और थोड़ा सा समझ की चीजें हैं। मतलब कि 20% समझ है, बाकी याद करना है। तो ये याद कर लो, और पीटी के एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा। या ज्यादा आपकी यहाँ पे समझ चेक नहीं की जाती, आपकी मेमोरी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितनी है आपको वो चेक किया जाता है। ठीक है, अब कुछ संस्थाएं हैं इन्हीं से जुड़ी, वो भी बता दूं, तब आपका पॉलिटी जाके कंप्लीट होगा। और पॉलिटी का जो करंट अफेयर होता है वो भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं बीच बीच में छोड़ता गया था। जो करंट करंट वाला पोर्शन है, तो वो भी एक पेज में बता दूंगा, तो आपका पॉलिटी वाला हिस्सा पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये जो नगर के विकास होते हैं या नगरों का जो विकास करते हैं, उनके लिए जो मास्टर प्लान तैयार करते हैं, सुविधाओं का विकास जो करते हैं,
उनके लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। जैसे पटना में पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में मतलब कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको डीडीए बोल देते हैं, इस तरीके की अथॉरिटी बनाई जाती हैं और ये नगरों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाती हैं, घर बनाती हैं, लोगों को रहने के लिए बेचती हैं और पूरी तरीके से शहरों का कैसे विकास होगा ये कौन देखता है? क्षेत्रीय विकास परिषद होती हैं। बिहार में 1967 में इस तरह की पटना बनाई गई, 1975 में मुजफ्फरपुर में, 1984 में गया दरभंगा में इस तरह के विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग के विषय में जानो। 73वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसी में राज्य वित्त आयोग बनाया गया और ये कहा गया कि 5 वर्षों के लिए एक राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा और ये अपना प्रतिवेदन हर साल मतलब कि राज्यपाल को देगा और ये अनुशंसा, ये जो राज्य वित्त आयोग है इसकी अनुशंसा पर पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये अनुदान राशि देने, कर शुल्क लगाने इत्यादि का इनको अधिकार मिल जाता है। इसकी अनुशंसा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। सेंट्रल स्तर पे वित्त आयोग होता है और जो मतलब कि केंद्र और राज्य के विषय में अनुशंसा करता है और जो स्थानीय स्वशासन होते हैं जैसे शहर का हो जाए चाहे गांव का हो जाए, जो दोनों चीजें मैं बताई, जो पंचायती राज वाला बताया और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है उनके विषय में बताया, उनके विषय में अनुशंसा कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग करते हैं। और इनका चुनाव भी राज्य जो करवाते हैं वो केंद्रीय जो चुनाव आयुक्त है ना या चुनाव आयोग है वो नहीं करवाता है, ये राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मतलब ये नहीं कि वो स्टेट का इलेक्शन करवाएगा जो विधानसभा का होने जाता है, उसका तो केंद्रीय जो चुनाव आयोग होता है वही करवाता है, लेकिन ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ये उसी तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे पंचायत वाली गवर्नमेंट हो और चाहे शहर वाली गवर्नमेंट हो, उनका चुनाव करवाते हैं। तो आर्टिकल 243 में इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि पंचायतों और नगर पालिका दोनों का चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक संस्था बनाई जाएगी। इसका प्रमुख कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका काम होगा पंचायतों व नगर पालिकाओं की वोटर लिस्ट तैयार करेगा, चुनाव का सफल संचालन करेगा, निर्देशन और नियंत्रण ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं ये इनका सबका मतलब कि काम होता है। पद से हटाने की प्रक्रिया जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है वही सेम प्रक्रिया इनके भी मतलब कि बारे में लागू होती है। अब कुछ संस्थाएं हैं उनको भी देखते जाओ। बिहार मानवाधिकार आयोग है, BHRC, जो मानवाधिकार के लिए काम करता है। 3 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना की गई, 26 जून 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे SN झा थे। इसकी शक्ति जो मिलती है, को एक एक्ट बनाया गया मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 का है, उसी से ये मानवाधिकार आयोग अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अध्यक्ष इसका कौन हो सकता है? केवल भारत के किसी हाईकोर्ट का जो पूर्व न्यायाधीश होगा वही इसका अध्यक्ष हो सकता है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा? मानवाधिकार का संरक्षण होगा। बाकी चीजें जो नॉर्मल पॉलिटी होती है हम उसमें पढ़ते हैं, बस इसमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देके निकलना है कि बस, क्योंकि आपको ये लगे और जो छोटे सवाल बनते हैं तो आपका वो कंप्लीट हो जाए। जैसे इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है या इसकी स्थापना के बारे में पूछ सकता है, बाकी ये चीजें तो कोई भी कर लेगा तो इससे सवाल बनेगा ही नहीं। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला जो आयोग होती है उसमें एक अध्यक्ष होता है। महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके जागरूकता के लिए यही सब काम कौन करेगा? जो महिला आयोग होगा वो उसी तरह का काम करेगा। एक अध्यक्ष होता है और इसमें 7 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ये जो 7 सदस्य होते हैं इसमें एक SC से सदस्य होगा मतलब शेड्यूल कास्ट से, एक ST से सदस्य होगी जो मतलब शेड्यूल ट्राइब से, एक अल्पसंख्यक से होंगे, एक OBC समुदाय से होंगे और एक कौन होंगे? विधि विधान का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, और एक कौन होंगे? स्वयं सेवा संस्था का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, एक होंगे समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति। तो इस तरीके के लोग मिलके और एक अध्यक्ष के माध्यम से राज्य महिला आयोग बनाया जाता है। इनका काम बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब आगे बिहार लोक सेवा आयोग जो BPSC जिसका आप एग्जाम दोगे, आर्टिकल 315 में जो संविधान का आर्टिकल है उसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके विषय में प्रावधान है और इसी के तहत 1 अप्रैल 1949 को BPSC की स्थापना की गई। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का और 6 वर्ष का या 62 वर्ष के जब तक ना हो जाए तब तक इनका कार्यकाल होता है। मैक्सिमम 6 वर्ष या जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाए उस टाइम तक इनका कार्यकाल होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामधारी सिन्हा थे। अध्यक्ष सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को नहीं। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो इनकी नियुक्ति करती है लेकिन हटा इनको सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आपके नोट्स में होगी तो 1-2 बार देखोगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रट जाओ।
ठीक है। अब ये नहीं कि वही बात बार बार क्या बोलूं मैं कि 4 घंटे का वीडियो बनाओ, इस पे कोई मतलब नहीं है। आधे घंटे की चीज कंप्लीट जो हो रही है उसके लिए 4 घंटे का मैराथन या इस तरह की वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा इसमें। अब आ जाओ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, BSSC है। इसको देखो, बिहार राज्य के अधीन जो अधिनियम संख्या 7/2000 के द्वारा वेतनमान 6500 से लेकर 10,500 या पांचवा वेतन आयोग के हिसाब से जो ये वेतन है, इसके तहत मतलब कि नीचे वर्ग के वर्ग 3 के जो अराजपत्रित पदों पर नियुक्त के लिए जो मतलब कि अधिकारी, ये कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि वर्ग 3 के जो 5वां वेतन आयोग है, इस वेतनमान के जो लोग होंगे उनको इसका सदस्य बनाया जाता है। बस इतनी बात है। इसके गठन के साथ ही विद्यालय सेवा बोर्ड का इसमें विलय कर दिया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं एवं 2 सदस्य होते हैं। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन है, वो आपको जानने की जरूरत है। तो देखो, पॉलिटी का जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, इससे ज्यादा आपसे पूछे जाने की संभावना बनती ही नहीं है। बिहार की पूरी पॉलिटी मैंने कवर कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। भले मतलब कि देखो, 8 पेज का नोट्स बनाया मैंने और उसमें सारी चीजें आपकी कवर कर दी, A to Z कवर कर दी, कुछ भी नहीं बचा। आप इसके बाद ये मत सोचना कि हमारा पॉलिटी का ये छूट गया। अब पॉलिटी में क्या क्या चीजें बचती हैं पढ़ने के लिए, वो करंट बचता है, सिर्फ करंट। और उसमें भी क्या पढ़ना पड़ता है, एक तो मंत्रिमंडल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कौन से आयोग के कौन अध्यक्ष हैं ये पढ़ना पड़ता है, और कुछ पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट एक्ट वगैरह हो गए, या तो कुछ नियम कानून, या अगर सरकार कुछ नियम लेके आई, वो सब पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके बाद बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। स्टैटिक पोर्शन मैंने सारा बता दिया, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही 2 वीडियो आपके बहुत है। देखो, अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं बीच बीच में छोड़ता चला आया हूँ कि इसके अध्यक्ष ये होंगे, वो सारी चीजें आपको मतलब कि बता ही देता हूँ। पॉलिटी का जो करंट है, देखो, सीएम कौन है हमारे, नीतीश कुमार। इनके पास कौन कौन से प्रशासन है, सामान्य प्रशासन है, गृह है, निर्वाचन है। डिप्टी सीएम कौन है, सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा है। सम्राट चौधरी के पास वित्त और वाणिज्य है, और विजय कुमार सिन्हा के पास कृषि, खान और भूतत्व है। ठीक है, ये है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे वर्तमान में कौन है, नंद किशोर यादव है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव है। विधान परिषद के सभापति कौन है, अवधेश नारायण सिंह है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है, राबड़ी देवी है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विपुल मनु भाई पंचोली हैं। मुख्य सचिव कौन है, अमृतलाल मीणा है। पुलिस महानिदेशक कौन है, डीजीपी मतलब कि कौन है, विनय कुमार है। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, विनोद सिंह गुंजियाल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, परमार मनु भाई हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनंत मनोहर बदर हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्रीमती अप्सरा मिश्रा हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, गुलाब रसूल बलियावी हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में जो है, उसके वर्तमान कुलपति कौन है, शिशिर सिन्हा हैं। बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन, शैलेंद्र कुमार हैं। बिहार अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन, नवीन कुमार हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन, मृणाल पासवान है। तो ये सारी करंट में जो भी आपसे पूछ सकता था ना, पॉलिटी से रिलेटेड या जो व्यक्ति वाली इंफॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया है। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग हैं, 4 कैबिनेट मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के विषय में थोड़ा ज्यादा जानना होता है, जैसे जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री हैं। ललन सिंह जो राजीव रंजन है, पंचायती राज के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह हैं, ये कपड़ा मंत्री हैं। चिराग पासवान ये फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं। 4 लोग राज्य मंत्री बने हैं, रामनाथ ठाकुर है, सतीश चंद दुबे है, नित्यानंद राय है, राजभूषण चौधरी हैं। अब बताओ, इसके बाहर कोई सवाल बनता है जो बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो? बाकी जो करंट अफेयर है उसको तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये जो करंट अफेयर जो वीडियो के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन छूटती थी, जो मैं बताता था कि इनको एक जगह पे कलेक्ट करो नहीं तो आपका नोट्स खराब होता है, उसको मैंने एक पेज में कर दिया। अगर आपको इस साल एग्जाम देना है तो आपको ये याद करना है, अगले साल एग्जाम देना है तो इसी चीज को केवल अपडेट कर लेना है, बाकी अपना नोट्स वहीं पे रहने देना है। तो इसलिए मैंने चीजों को मिक्स नहीं किया, ताकि आपका नोट्स खराब ना हो, ये सबके काम आ सके। या आप 2 बार या एक बार में जरूरी नहीं कि पास हो जाओ, बिल्कुल मतलब भुलावे मत रहो कि एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। कई बार बहुत सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो उसलिए कह रहा कि आपका नोट्स बार बार आपको बनाना ना पड़े, बार बार आपको नोट्स खराब न करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही जगह पे सब कुछ दे दिया है और चीजों को बांट बांट के करा है। अब जो वीडियो आएंगे, देखो, हिस्ट्री कंप्लीट, पॉलिटी कंप्लीट, जियोग्राफी कंप्लीट, इकोनॉमी कंप्लीट। मिसलेनियस वाली कुछ चीजें बचती हैं, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी सब कुछ हो गया। एक पर्यटन टाइप का एक वीडियो बचता है या एक क्लास, और दूसरा जो बचता है जो 1 वर्ड वाली चीजें होती हैं कि कौन कहाँ, ऐसे वाला जो थोड़े बहुत होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसको ज्यादा मतलब कि दिमाग लगाने वाली चीजें है नहीं, उसको तो सिर्फ रटना है। तो इस तरीके से बिहार जो स्पेशल का पूरी पूरी क्लास कवर हो जाएगी। अब मैं जो वीडियो आपको दूंगा वो इकोनॉमिक सर्वे बिहार के, बिहार का बजट जो होगा, वो सारी चीजें, क्योंकि इन सबसे अब सवाल आते हैं। देखो, सिर्फ स्टैटिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो
वो वाले पोर्शन, करंट वाले पोर्शन है, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपकी कम से कम 50-60 सवाल, ये जो 20-25 घंटे की क्लासेस होंगी, इनसे आपका हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आपको ज्यादा उलझा नहीं रहा, वो जो वीडियो बनाऊंगा तो आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।